Hello students, in this video we'll discuss chapter number 18, the judiciary. बेटा इस वीडियो में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? हम इंडियन जुडिशरी को डिस्कस करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ेंगे, हाई कोर्ट को भी पढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है बात, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। आप सबको पता है बच्चा, इंडिया में फेडरल सिस्टम चलता है। इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम किस सिस्टम को बोलेंगे? जहाँ पर दो लेवल होंगे सरकार के, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक होगा सेंट्रल लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होगा स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट। जब आपकी कंट्री में दो लेवल पे सरकारें होती हैं, एक स्टेट और दूसरा सेंट्रल, तो इसे क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में तो थर्ड टियर भी है, लोकल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है बात। तो जब आपकी कंट्री में टू टियर में गवर्नमेंट होगी तो उसे क्या कहेंगे? फेडरल सिस्टम की। ये बात क्लियर हो गई। हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इसका हेड होता है पीएम। करंट पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैं जिस स्टेट में रहती हूँ उसका नाम है मध्य प्रदेश, तो यहाँ के सीएम है अभी शिवराज सिंह चौहान। अगर आप यूपी में रहते हो तो आपके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है बात। तो लोकल लेवल गवर्नमेंट, हमारे जो वार्ड मेंबर होते हैं, जो काउंसिलर होता है, जो मेयर होता है, वो किसके अंदर आएगा? लोकल लेवल गवर्नमेंट के। चलो, तो इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम है, जहाँ पर टू लेवल्स में गवर्नमेंट काम करती है। एक है सेंटर और दूसरा है स्टेट। इंडिया में 28 स्टेट हैं बच्चा और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। हाउएवर देयर इज़ अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम ऑफ कोर्ट। पर कोर्ट का जो सिस्टम है वो सिंगल और यूनिफाइड है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर कोर्ट का जो सिस्टम है वो कैसा है? सिंगल है, यूनिफाइड है। फॉर द इंडियन यूनियन एंड स्टेट, भले ही आप इंडियन यूनियन की बात करें, इंडियन स्टेट की बात करें, आप जिस कोर्ट को अप्रोच करते हैं वो यूनिफाइड है। कैसा है बेटा? यूनिफाइड है। ये जो सिस्टम का है ये थर्ड ब्रांच बनाता है गवर्नमेंट की। जुडिशरी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान रखना, ये जो कोर्ट का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये मिलके क्या बनाते हैं? थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? जुडिशरी। इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। कोई लेजिस्लेटिव, कोई एग्जीक्यूटिव, भारत सरकार की एग्जीक्यूटिव विंग हो या लेजिस्लेटिव विंग हो, ये दोनों ही प्रेशर नहीं बना सकती लेजिस्लेचर के ऊपर, क्योंकि हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है वो कैसी है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है बात। ना ही तो कोई पीएम अपनी राय थोप सकता है सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, ना ही तो सीएम अपने हिसाब से कोर्ट को रन कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एविडेंसेस पे विश्वास करती है और डिसीजंस देती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब समझ में आया? विच इज़ नॉट इन प्रेशर ऑफ, विच इज़ नॉट इन इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करें कि जुडिशरी के फंक्शंस क्या होते हैं, जुडिशरी का काम क्या होता है। तो बेटा पहला काम होता है जुडिशरी का जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, जस्टिस करना। दूसरा काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फाइनल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, किसका ही काम बताया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? जुडिशरी का ही। तो सुप्रीम कोर्ट वर्क्स एज अ इंटरप्रेटर ऑफ लॉज, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो लॉज को इंटरप्रेट, लॉ का मतलब बताने का काम कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस तो करना ही है, कोर्ट है ही फैसला करने के लिए, तो फैसला तो करेंगे ही, वो जस्टिस करेंगे। और तीसरा काम आता है, पहला काम क्या है? जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, दूसरा है लॉज को इंटरप्रेट करना और तीसरा है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। भारतीय नागरिक को जो राइट्स मिले हुए हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना, उनको संरक्षण देना जुडिशरी का काम है। एडमिनिस्टर जस्टिस को हिंदी में क्या बोलेंगे? न्याय करना। ठीक है। चलो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज या इंटरप्रेट लॉज का मतलब होता है कानूनों की समीक्षा करना। जो जुडिशरी है वो गार्जियन है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड पेनलाइजेज दोज हु वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? कोर्ट है, जुडिशरी है, और ये उन लोगों को पेनलाइज करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर जो रूल्स, रेगुलेशन, कानून है उन्हें वायलेट करेंगे। ठीक कोई बात? चलो, तो कानून को जो तोड़ता है, संविधान में लिखी हुई बातों को जो नहीं मानता है, उसको पेनलाइज करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही क्या है?
गार्जियन है, किसका गार्जियन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। गार्जियन का मीनिंग आपको पता है ना, आपके पेरेंट्स तो होते हैं, साथ में साथ आपकी जो टेक केयर करता है उसे हम क्या कहते हैं? गार्जियन। चलो, जो द लॉ कोर्ट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय जजेस, जो लॉ कोर्ट होती हैं उनमें प्रिसाइड कौन करते हैं? जजेस। सारी हियरिंग्स को कौन सुनते हैं? जजेस। प्रिसाइड करना मतलब चेयर करना, है ना। और जो जुडिशरी होती है वो डील करती है केसेस से। कौन से केसेस? अगेंस्ट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट। कई बार राम ने श्याम के ऊपर केस किया तो इंडिविजुअल पे केस हुआ। राम ने रिलायंस के ऊपर केस कर दिया तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हुआ। अब राम सरकार के कामों से परेशान था, किसी चीज़ को लेके उसने सरकार के ऊपर ही केस कर दिया तो ये हो गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। चलो, तो जुडिशरी सारे केसेस को डील करती है। एट द एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है चोटी या सबसे ऊपर। एट द एपेक्स द जुडिशियल सिस्टम इज़ द सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स लेवल पे जो जुडिशियल सिस्टम काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे बिलो सुप्रीम कोर्ट वी हैव हाई कोर्ट। हर स्टेट में हाई कोर्ट है बच्चा, पर ये बोलना गलत होगा कि ईच स्टेट हैज़ हाई कोर्ट, गलत है ये। बिलो सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हर स्टेट में हाई कोर्ट नहीं होता। स्टेट हैं 28, 8 हैं यूनियन टेरिटरीज, है ना। पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कितने हैं? 25। इसको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। तो इफ़ आई एम सेइंग कि ईच स्टेट हैज़ हाई कोर्ट, ये कम्प्लीटली रॉन्ग सेंटेंस होगा। हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट नहीं होता, कोई 2-3 स्टेट मिलके सेम हाई कोर्ट को भी शेयर करते हैं। क्लियर होगी बात? बिलो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, हर स्टेट में नहीं। टोटल 28 स्टेट है पर हाई कोर्ट कितने हैं? सिर्फ 25 हाई कोर्ट हैं और स्टेट कितने हैं? 28। अगर हर स्टेट के पास कोर्ट होता तो कितने कोर्ट होते? अब तक 28। अभी वीडियो को पॉज करके गूगल को सर्च करो। चलो, हाई कोर्ट्स हैव नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट बिलो देम, और हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है बात? तो पहले होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर होगा हाई कोर्ट और फिर होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है बात? सुप्रीम कोर्ट 1 है, हाई कोर्ट 25 हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो तो इतने सारे हैं, लगभग 700 के करीब है। पर एक बार सर्च करेंगे हम गूगल पे, 600 भी हो सकते हैं, 600 समथिंग, मतलब अप्रॉक्सीमेट 700 बोल दिया मैंने। अब पहले हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोकेटेड है बच्चा? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। जुडिशियल अथॉरिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ऊपर, सबसे ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ये गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है CJI, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर से लिखती हूँ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है बात? चलो, अगर हम बात करें कि करंट CJI कौन है, अभी करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो हैं बेटा धनंजय चंद्रचूड़। उनका पिक्चर मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, पर बस वो कॉपीराइट स्ट्राइक से डर लगता है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। तुम लोग गूगल पे सर्च करके देखो, क्योंकि एक बार जब हम इमेज देखते हैं तो नाम हमें याद रहता है। तो करंट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? धनंजय चंद्रचूड़, ध्यान रखना। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसे हेड करता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंट CJI है धनंजय चंद्रचूड़ एंड अदर जजेस। टोटल 34 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। टोटल कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34। ठीक है, कितने? 34। अब बेटा मैंने ये जो बोला 34, ये 34 जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है बात? मैक्सिमम स्ट्रेंथ जजेस की कितनी हो सकती है? 34, इंक्लूडिंग CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हो सकते हैं? 34। पर अभी करंट स्टेटस की बात करें कि अभी जब धनंजय चंद्रचूड़ CJI हैं तो कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो वो हैं बच्चा 32, इंक्लूडिंग CJI, मतलब 31 अदर जजेस हैं प्लस 1 कौन है? CJI कौन है? धनंजय चंद्रचूड़। मैक्सिमम इनकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 34 तक जा सकती है। चलो, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। CJI को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट।
इन कंसल्टेशन विथ, अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके किसी को भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट का जज या एज अ CJI। इसको अपॉइंट करने के पहले इनका जो क्वालिफिकेशन एरिया होता है ये उसको पूरा करते हैं। बस अपॉइंटमेंट करने की जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अदरवाइज तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये पता चल ही जाता है कि भाई आने वाले CJI कौन होंगे। और एक इसको कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट को CJI या अदर जजेस को अपॉइंट करने के पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि जो रियल पावर है हमारी कंट्री में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ क्या है, नॉमिनल हेड है। क्या है बच्चा? नॉमिनल हेड। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे कोर्ट की हायरार्की को। तो सबसे ऊपर टॉप नॉच पोजीशन पे होता है सुप्रीम कोर्ट। एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कहाँ पर सिचुएटेड है बच्चा? दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है बात। फिर होते हैं हाई कोर्ट। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि हर स्टेट में हाई कोर्ट है, क्योंकि स्टेट है 28 और हाई कोर्ट है 25। तो हर स्टेट में तो हाई कोर्ट नहीं है, कुछ एक तो स्टेट हाई कोर्ट्स को शेयर करते हैं। ठीक है बात। तो हाई कोर्ट स्टेट में मिलेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में मिलेगा। और इसके नीचे आते हैं सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हायरार्की में आएगा हाई कोर्ट, और उसके नीचे हायरार्की में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, ये सब किसके अंदर आएंगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आएंगे। लास्ट वन इज न्याय पंचायत, जो विलेज लेवल पे काम करती है। ठीक है, चलो अब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो पहला क्वालिफिकेशन, आप भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। दे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, दे मस्ट ईदर बी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या तो वो हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो 10 साल तक। तो देखो दो चीज़ें हैं, ये दो एलिजिबिलिटी हैं। इन दो एलिजिबिलिटी में से आपको किसी एक को पूरा करना होता है। या तो आप 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, ठीक है, या तो आप 5 साल हाई कोर्ट में जज रहे हो। इन दोनों में से एक भी कोई पूरा करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। पहला, वो भारतीय नागरिक हो। दूसरा, या तो उसने 10 साल एडवोकेट की तरह काम किया हो हाई कोर्ट में, या तो उसने 5 साल जज रहा हो हाई कोर्ट में। ठीक है, एक बात कर रहा है जज की कि 5 साल आप या तो जज रहे हो या आप 10 साल एडवोकेट रहे हो। इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन पूरा कर दो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर दो। और प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते टाइम ये भी लगना चाहिए कि भाई जिसे मैं अपॉइंट कर रहा हूँ एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। मतलब आज तक इसने कोई गलत फैसला नहीं लिया है, ये कैपेबल है, ये प्रॉपरली एलिजिबल है, इस पोजीशन को ये प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। चलो, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो ऑफिस को कब तक अपने पास रख सकते हैं? 65। मतलब एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की? 65 ईयर। कितनी होती है? 65 ईयर। बेटा एक गूगल पे कभी सर्च करना, सर दीपक साई, एडवोकेट हैं वो। उनको जब तुम सुनोगे ना, इतना नॉलेज उनके पास है कि कई बार उनको देख के ऐसे लगना चाहिए कि भैया या तो इतना नॉलेज हो या हमें भी कहीं जज वज कहीं एडवोकेट बना दो। दीपक साई सुनना ज़रूर। हाँ, भले वो फिलॉसफी का हो, भले वो इंडियन हिस्ट्री का हो, भले वो लॉ का हो, बहुत नॉलेज। मैं चाहूँगी कि आप एक ना एक रील्स देखो उनकी, या कोई एक वीडियो देखो किसका? दीपक साई का। चल, तो जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कब तक ऑफिस में रह सकते हैं? 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 65 साल उनकी रिटायरमेंट एज है। जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिफोर द एंड ऑफ द टर्म। जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते, प्रेसिडेंट उन्हें डिसमिस नहीं कर सकता। एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं, पर प्रेसिडेंट उन्हें डिसमिस नहीं कर सकता। समझ में आई बात? प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेगा पर डिसमिस करने का राइट प्रेसिडेंट के पास नहीं है। इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें हमारा पार्लियामेंट इन्वॉल्व होता है। चलो, सुप्रीम कोर्ट जज कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम कब रिमूव कर सकते हैं बेटा? मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट की प्रोसेस से मिसबिहेवियर अगर किसी जज ने किया हो तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। कोई इनकेपेबल जज हो, इनकेपेसिटी हो, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं, पर प्रेसिडेंट सोली उसे कभी रिमूव नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट अगर ऐसे सोचे भाई इसे तो मैंने ही अपॉइंट किया तो मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ, नॉट एट ऑल पॉसिबल। चलो, अब हम देखेंगे पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं to pass judgment in civil and criminal cases. Supreme Court has 3 kinds of powers to pass judgment in civil and criminal cases. Civil case हो या criminal cases हो, 3 प्रकार की शक्तियाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है. पहला ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब जो फैसला वो केस सुन के देगा. अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, कई बार केसेस कैसे आते हैं, पहले हाई कोर्ट में उन पर डिसीजन हो चुके होते हैं, उनको अपील किया गया होता है, उन्हें चैलेंज किया गया होता है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, तो अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन. एंड देन एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन देते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट किसको, हमारे प्रेसिडेंट को, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अगर उनसे एडवाइस मांगी जाएगी तो वो एडवाइस देंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब ये 3 कामों के अलावा भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक और चौथा बहुत बड़ा काम करता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन की तरह काम करता है, एंड इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. अब बेटा कुछ केसेस, हम पहले ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को पढ़ रहे हैं, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब फैसला सुन के जब जजेस डिसीजन लेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. कुछ केसेस ऐसे होते हैं बच्चा जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं, वो किसी स्टेट कोर्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लड़े जा सकते हैं. कुछ केसेस ऐसे होंगे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे डायरेक्टली फर्स्ट टाइम. दिस हैपन इन केसेस, अब मैं मेरे पड़ोसी से लड़ूँ, वो मुझे डंडा मारे, मैं उसे पत्थर मारूँ, ये केस में चाहकर भी सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा पाऊँगी. पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँचूँगी. पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं बच्चा जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जिनकी सुनवाई होगी. पहला, डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट. अगर कोई स्टेट की गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना चाहेगी तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. ठीक हुई बात. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक स्टेट से या 2 स्टेट से सेटिस्फाई नहीं और वो उनके खिलाफ कोई केस करती है तो वो भी कहाँ जाएगा, सुप्रीम. चलो, फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट होगा. अभी एक स्टेट की गवर्नमेंट हो या 2 स्टेट की गवर्नमेंट हो, है ना, मतलब स्टेट वर्सेस सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट होगा. पर सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि जब 2 स्टेट भी आपस में लड़ेंगे, उनके बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो, अगर मध्य प्रदेश लड़ेगा उत्तर प्रदेश से तो मध्य प्रदेश चाहेगा कि ये जो फैसला हो ये जबलपुर में हो, जबलपुर में हमारे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है वहाँ पर हो. पर वहीं पे योगी आदित्यनाथ चलेंगे कि क्यों तुम्हारे जबलपुर में फैसला हो, भाई हमारे यूपी के हाई कोर्ट में ये क्यों ना जाए. इलाहाबाद में है, कहाँ पर है, इलाहाबाद, यूपी में है इलाहाबाद में हाई कोर्ट, और हमारे मध्य प्रदेश में है कहाँ पर, जबलपुर में. तो योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि वो फैसला कहाँ आके लड़ा जाए, इलाहाबाद में, और हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे कि फैसला कहाँ पर हो, जबलपुर में हो. तो इस बहस को ख़त्म करने के लिए ये कह दिया गया कि जब भी 2 स्टेट लड़ेंगे फैसले की सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में. अब बेटा जैसा कि हमने 4 बार पढ़ चुके हैं अब तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है, तो अगर कोई सरकार कोई इंडिविजुअल वॉयलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो फैसला सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जाता है तो वो फैसला भी कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट. तो कौन कौन से वो 4 फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जब स्टेट गवर्नमेंट लड़ेगी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से, जब स्टेट गवर्नमेंट लड़ेगी यूनियन गवर्नमेंट से, तीसरा जब किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जाएगा, और चौथा जब कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट, कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को तोड़ा जाएगा. 4 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सीधे केस सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा. तो ये हमने देखे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. अब हम देखेंगे अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन. जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उन अपील्स को भी सुनता है जो हाई कोर्ट के अगेंस्ट में हो. सपोज़ करो मैं किसी फैसले से सेटिस्फाई नहीं थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो मैंने कहाँ अप्लाई किया, हाई कोर्ट में. पर हाई कोर्ट में भी जो फैसला था मेरे खिलाफ आया, पर मुझे पता है मैं सही हूँ, तो मैं कहाँ जा सकती हूँ, सुप्रीम कोर्ट. जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई केस सुना जाएगा जो एक्चुअली ऑलरेडी हाई कोर्ट में डिस्कस हो चुका है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन. चलो, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये फाइनल कोर्ट होता है ऑफ अपील. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई बॉडी नहीं है, बस यहाँ का जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा. हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड चेंज, वो हाई कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू भी कर सकता है, वो हाई कोर्ट के डिसीजन को चेंज भी कर सकता है. कौन, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट. तो समझ में आगे बात. वो केसेस जो कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़े जा चुके हैं वो वापस से जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह बदल भी सकता है. अब हम पढ़ेंगे एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन.
जब भी हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन रिक्वेस्ट। जितने भी कोई लीगल इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है यार इस पे एक्सपर्ट एडवाइस लेना जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। द प्रेसिडेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट द एडवाइस। अब देखो, मैंने प्रेसिडेंट थी, मैंने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राय मतलब एडवाइस दे भी दी। अब ये कंपलसरी नहीं है कि मैं उसकी राय या उसकी एडवाइस को मानूं, पर मुझे लगता है कि यार किसी मैटर पे कोई प्रॉपर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिले जो सब कुछ जानता हो रिगार्डिंग द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, वो मुझे गाइड करे, तो आई कैन टेक द एडवाइस बीइंग अ प्रेसिडेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो मैं बोलूँगी सुप्रीम कोर्ट मुझे इस विषय पे राय दो, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं देगी बच्चा, सुप्रीम कोर्ट इसको ही देती है, प्रेसिडेंट को देती है। तो ये था एडवाइजरी जुरिडिक्शन। देन रिवाइजरी जुरिडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके पास पावर है टू रिव्यू द जजमेंट और एनी ऑर्डर विच इट हैज़ पास्ड अर्लियर। अब देखो, किसी केस में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई ऑर्डर पास कर दिया हो, पहले कोई जजमेंट दे दिया हो, पर बाद में उसे लगे यार कि ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, ये तो सही नहीं हुआ, तो वो उस पर्टिकुलर डिसीजन को रिवाइज कर सकती है। रिवाइजरी जुरिडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। इन ऑर्डर टू रेटिफाई एनी एरर, वो अपनी एरर को, अपनी मिस्टेक को रेटिफाई करने का मतलब होता है सुधारना, तो वो अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को सुधार सकती है जो उसने पहले कर दी थी, पर अब उसे पता चल गया कि भाई ये गलत डिसीजन ले लिया है, अब हमें कुछ करना चाहिए, तो वो कुछ करेंगे। चलो, इसको क्या बोलेंगे, रिवाइजरी। तो अभी तक हमने पहला पढ़ा है ओरिजिनल, कुछ केसेस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर हमने पढ़ा अपीलिएट। अपीलिएट में हमने देखा कि हाई कोर्ट से अगर मैं डिससेटिस्फाई हूँ उसके डिसीजन से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। तीसरा मैंने देखा एडवाइजरी, प्रेसिडेंट कुछ मैटर्स में एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की। चौथा देखा रिवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। देन द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम पढ़ेंगे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा कि वो एक्ट करे एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को दो तरीके से सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। पहला, इट कैन कैंसिल अ लॉ और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, कोई भी लॉ हो जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हो, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में हो, अपोज में हो, वो उसे कैंसिल करा सकता है। और एग्जीक्यूटिव चुपचाप देखेंगे, वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। सपोज करो कोई रूल आज नरेंद्र मोदी पास कर देते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लगता है कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल करा देगी। फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी कुछ नहीं बोल पाएगा। इट कैन इशू रिट्स, ये रिट्स इशू कर सकते हैं। ऑर्डर्स और डायरेक्शन, रिट्स क्या होती हैं बच्चा, ऑर्डर्स होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कई बार ऐसा होता है कि जो सरकार होती हैं, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, ये प्रॉपर लेबर लॉज को फॉलो नहीं करती हैं, ह्यूमन राइट्स पे ध्यान नहीं दे रही हैं, फंडामेंटल राइट्स को कई बार वॉयलेट कर रही हैं, तो सरकार रिट्स इशू कर सकती है कि भाई आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करो। ठीक है, चलो। नाउ द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो रिव्यू कर सकती है किसी भी लॉ को, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जो कि किसने इशू किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया हो या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हो। ठीक है बात। तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड, जिसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े कि जब भी किसी नियम का ऐसा लगता है संविधान में लिखे किसी नियम का वायलेशन किया है किसी नियम ने, तो उस नियम को पूरी तरह कैंसिल कर सकती है कौन, हमारी सुप्रीम कोर्ट। फिर हमने देखा ये रिट्स भी इशू कर सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए रिट्स इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू। तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकता है, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया हो या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हो। उन्हें कैंसिल भी कर सकता है अगर उसे ऐसा लगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं उन्हें वायलेट कर रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये लॉज जो अभी सरकार बना रही है, तो वो उन्हें उठा के कैंसिल कर देगा। इसे हम बोलते हैं द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये लॉज का रिव्यू करेगी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का रिव्यू करेगी, ठीक रहा तो ठीक, गलत रहा तो उसे कैंसिल कर देगी। किस ग्राउंड पे, कि भाई ये जो लॉ है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहा है।
नाउ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। क्यों? द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रिंट्स आउट ऑल द केसेस, जितने भी केसेस लड़े जाते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उनके प्रिंट आउट्स लेती है। जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किए, जितने भी केसेस पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट्स ने पास किए, उन सब का रिकॉर्ड रखना, उन सब का प्रिंट आउट लेना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है। हम लोग वो देखते हैं ना, जो लॉयर्स होते हैं उनके ऑफिस में बहुत मोटी मोटी वो किताबें रखी होती है, तो वो कुछ किताबें तो लॉ की होती है और कुछ किताबों में जो केसेस लड़े गए हैं अब तक वो होते हैं, जिसके थ्रू हम केसेस का रेफरेंस ले सकें, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, हम हमारे केस को उस केस से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मिलेगा कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। दीज रिकॉर्ड सर्व्स एज रेफरेंसेस इन फ्यूचर केसेस, फ्यूचर में जो केसेस होंगी उनमें रेफरेंस की तरह काम करेंगे ये रिकॉर्ड। थस सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंक्शन करती है एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, शुड द डेथ पेनल्टी बी एबलिश्ड एंड वाई? क्या डेथ पेनल्टी को एबलिश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए? अगर कर देना चाहिए तो क्यों? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है हमें? राइट टू लाइफ। आई बात समझ में? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है राइट टू लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, पर इस राइट टू लाइफ को वायलेट करता है डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस। तो आप बोल रहे हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो राइट टू लाइफ तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी गई है, तो इस तरीके से हमारा सोचना ऐसा है, या एक जनरल मुद्दा अभी ये बना है कि भैया राइट टू लाइफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट को डेथ पेनल्टी को एबलिश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है। ठीक है बात? चलो student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with the High Court.